बच्चों, अब हम लोग अनुवांशिकी में आगे बढ़ने से पहले कुछ सामान्य शब्दावलियां हैं जिनको कि जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनका बार बार पढ़ाई के दौरान, इस चैप्टर के दौरान इनका प्रयोग होगा, तो आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग इन शब्दावलियों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला शब्द या पहला टर्म है जीन। जीन का प्रयोग मैंने कई बार किया हुआ है। तो ये जीन हैं क्या, इनकी परिभाषा क्या है, इनको क्या हम किस तरह से इनको व्यक्त कर सकते हैं। तो गुणसूत्र तो आप लोग जानते ही हैं, जब हम लोगों ने कोशिका चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि गुणसूत्र जो कि आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, तो जो धागे नुमा संरचना होती है उस पर स्थित डीएनए अणु एक ऐसा खंड या ऐसा भाग होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को प्रकट करता है और उसका वहन करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको संचारित करता है। तो वही खंड या वही हिस्सा, वही भाग जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करता है और उसको प्रकट भी करता है, उसी खंड को हम जीन कहते हैं। और कई सारे जीन को हम जीन्स कहते हैं। तो आनुवांशिकी की वो मूल इकाई जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट और संचारित करती है, जीन कहलाती है। और यहाँ पर 3 वैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्थी। इनके अनुसार जीन क्या होते हैं, केमिकली, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। फिर दूसरी टर्म है, दूसरा शब्द है हमारा जीनोम। जीनोम क्या होता है, विभिन्न अगुणित गुणसूत्रों का एक पूर्ण समुच्चय। समुच्चय मीन्स सेट, एक सेट जो होता है अगुणित गुणसूत्रों का, जो हम लोगों ने जब पढ़ा था तो जिसमें हम इसको इस तरह n से प्रदर्शित करते हैं, अगुणित संख्या को हैप्लॉइड और द्विगुणित को 2n से प्रदर्शित करते हैं। ये तो आप लोगों को बता दिया गया था पहले भी। तो उसी अगुणित गुणसूत्रों का जो एक सेट होता है, जो युग्मक के द्वारा संचारित होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसी को हम जीनोम कहते हैं। तीसरा टर्म है जीन प्रारूप या जीनोटाइप। इस शब्दावली का भी कई बार अभी प्रयोग होगा, तो इसे ये क्या है इसको देख लेते हैं। किसी लक्षण का जो जीनी अभिव्यक्ति होता है, मतलब अगर कोई लक्षण है जैसे कि लंबाई है या त्वचा का रंग है या आँखों की पुतली का रंग है, तो ये सारे जो लक्षण हैं ये जब जीन्स के रूप में अभिव्यक्त किए जाते हैं, उनको जीन के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम जीनी प्रारूप कहते हैं। जैसे लाल रंग के फूलों वाले पौधों को जो उनका समयुग्मकी जीन होता है प्रारूप, उसको हम कैपिटल डबल आर से प्रदर्शित करते हैं। आर फॉर रेड है और ये लक्षण चूँकि प्रभावी है, प्रकट होता है, इसलिए इसको हम कैपिटल अक्षर से दिखाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, समयुग्मकी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों आर इक्वल हैं, एक जैसे हैं। कैपिटल आर 2 हैं इसलिए, और 2 समयुग्मकी हैं, 2 युग्मक हैं और समान हैं, इसलिए कैपिटल आर। फिर इसी तरह से विषम युग्मकी जीन क्या होता है, या विषम युग्मकी प्रारूप क्या होता है। विषम का मीन्स 2 अलग अलग, तो एक कैपिटल आर होगा और एक स्मॉल आर होगा, जैसे ये लिखा हुआ है। फिर इसी तरह से लंबे तने को, अब लंबाई है तो उसको हम टॉल कहते हैं, तो कैपिटल टी से हम समयुग्मकी उसका कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे। ये इसका समयुग्मकी जीन प्रारूप हो जाएगा। और इसी का, यानी इसी लक्षण का, लंबाई का ही जब विषम युग्मकी प्रारूप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि टी फॉर टॉल है और डी फॉर ड्वार्फ है, यानी कि बौना पौधा, लेकिन
हम बौने पौधे को डी से नहीं प्रदर्शित करेंगे, बौने पौधे को हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। किसी भी लक्षण का जो एलील प्रभावी होता है उसको उसी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, और उसी लक्षण के अप्रभावी लक्षण को हम, या उसी का जस्ट ऑपोजिट जो लक्षण होगा उसको उसी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। तो लाल रंग, एक फूल का रंग होगा लाल रंग और दूसरे का होगा सफ़ेद, रेड एंड वाइट। लेकिन हाँ, क्योंकि ये लक्षण प्रभावी है इसलिए इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये वाइट अप्रभावी है तो इसको हम डब्लू ना लिखकर स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी तरह से लंबाई में भी होता है। लंबाई में टॉल है तो वो क्योंकि प्रभावी लक्षण है तो उसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, और इसी का जो बौना रूप होगा वो स्मॉल टी से प्रदर्शित हो जाएगा, यानी कि ये इस तरह से। ये इसका समयुग्मकी रूप है और ये भी समयुग्मकी रूप है, लेकिन ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, और जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो इसको हम कहेंगे संकर गुण। अगला लक्षण है जिसको हम कहते हैं लक्षण प्ररूप, जिसको इंग्लिश में फिनोटाइप कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में अंतर बताइए। तो लक्षण प्ररूप यानी कि जो लक्षण हमको भौतिक रूप से या बाहर से हमको जो दिखाई पड़ता है उसको जो प्रकट किया जाता है उसको उसका लक्षण प्ररूप कहा जाता है। और ये भी समयुग्मकी भी हो सकता है और विषम युग्मकी भी हो सकता है, जैसे कि लंबे तने वाला पौधा, बैगनी पुष्प वाला पौधा, हरे बीज पत्र वाला पौधा, ये सब हमको लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो दिखाई पड़ रहा है उसको जब हम प्रकट करते हैं तो उसको हम लक्षण प्ररूप कहते हैं, और जब हम उसके जीनी रूप को प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम उसका जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहते हैं। फिर आता है एक शब्द संकर, हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं। जब हम तुलनात्मक लक्षण वाले, तुलनात्मक लक्षण का मतलब क्या हुआ, तुलना किस में होगी, जब हम कोई एक गुण लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में आपके जो बच्चे हैं उनमें अगर हम देखें कि कौन सा बच्चा जो है वो पढ़ने में ज़्यादा एक्टिव है या बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो एक गुण है, वो एक लक्षण है। उसमें कितने बच्चे उसको कर रहे हैं, तो इस अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक कहते हैं। अब जैसे हाइट की बात अगर हम देखें कि क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं, अगर हम एक हाइट का एक लक्षण लेके चलें तो उसमें से 2 लड़कियों के बीच में हम हाइट में एक लंबी होगी और एक उसकी अपेक्षा या तो छोटी होगी या उससे भी अधिक लंबी होगी, तो इसी को हम कहते हैं तुलनात्मक लक्षण। तो इसी प्रकार से जब हम इसमें आनुवंशिकी के संदर्भ में पढ़ेंगे तो वहाँ जब तुलनात्मक लक्षण वाले 2 जनकों को हम उनके बीच में क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराने का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच परस्पर परागण कराते हैं, तो उससे जो संतति उत्पन्न होती है उसको, संतति का मीन संतान, जो संतति या संतान उत्पन्न होती है उसको हम संकर कहते हैं। तो संकर जो होता है वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध कौन होगा, जनक। जैसे मान लिया कि हमने 2 लंबे, एक लंबा पौधा लिया कैपिटल टी, और एक ये शुद्ध लंबा पौधा है, और ये स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा है। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे यानी कि परागण कराएंगे तो उससे हमको जो संतति प्राप्त होगी वो कैसी होगी, उसमें से एक कैपिटल टी का आएगा और एक स्मॉल टी का आएगा। तो इस संतति को हम क्या कहेंगे, संकर संतति। और चूंकि इसमें दोनों का मिक्सचर है यानी कि कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, इसलिए इसको हम कहते हैं संकर या हाइब्रिड। और इनमें जो है जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य क्रॉस कराने पर संकर पौधे दिखने में तो लंबे होंगे, क्योंकि लंबाई का लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण है, तो प्रकट जो होगा यानी उसका जो फिनोटाइप होगा वो लंबा होगा।
उसको हम कहेंगे कि पौधा लंबा है। लेकिन जो उसका जीनोटाइप होगा, यानी कि जीन के रूप में जब हम उसको प्रकट करेंगे तो उसमें हमें दोनों चीज़ें दिखेंगी, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये इसका जीनी प्रारूप है और लंबा जो हमें दिखाई पड़ रहा है पौधा, वो उसका फिनोटाइप है या लक्षण प्रारूप है। इसके बाद नेक्स्ट आता है संकरण, यानी यही जब क्रॉस कराने की प्रक्रिया है, यानी तुलनात्मक लक्षणों वाले। अब इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक लंबा पौधा ले लें और एक जो है लाल रंग वाले पुष्प को देखने लगें, दूसरे पौधे को, दूसरा जनक लाल पुष्प को कर लें और एक जनक जो है वो लंबाई को दिखाए। तो इस तरह से हमारा ना तो कोई क्रॉस हो पाएगा, ना तो कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। तो इसके लिए हमें तुलनात्मक लक्षण लेने पड़ेंगे, यानी गुण लक्षण एक हो लंबाई, और उसमें फिर हम दो पौधे जनक लेंगे जिनकी एक की लंबाई होगी और दूसरा बौना होगा। तभी हम जो है लंबाई पर आधारित कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि संतति किस प्रकार की होती है। तो इसी को हम कहते हैं संकरण की क्रिया, यानी क्रॉस कराने की जो क्रिया है, इसको हम संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अगला टर्म है एलील या एलीलोमॉर्फ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी जीन के दो अल्टरनेटिव, यानी कि दो वैकल्पिक रूप होते हैं जिनको हम एलील कहते हैं, और ये गुणसूत्र के एक ही स्थल पर स्थित होते हैं। ये भी आपको बताया गया था कि इस तरह से जैसे ये गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, और इसमें जैसे ये है लंबाई का जीन है अगर, तो ये दो रूपों में होगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी एक लंबाई को दिखाएगा और एक बौनापन दिखाएगा। इसी को हम कहते हैं जीन के दो रूप, जिनको एलील कहते हैं। और ये यहाँ पर बताया गया है कि ये गुणसूत्र के एक ही स्थल पर होता है, यानी लोकस, यानी इनकी जो स्थिति होती है वो यहीं पर है। यहीं पर बौनापन का भी एलील है और यहीं पर लंबाई का भी एलील है। तो एक ही जीन में जो दोनों एलील हैं वो समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। अगला टर्म है या शब्दावली है समयुग्मजी, यानी कि जो मैं आपको पहले भी अभी आर बताया था, किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन, जब दोनों जीन समान होते हैं, यानी जब हम एलील मान लिया कि जैसे ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में ये लंबाई का जीन है और इसके ये जो दोनों एलील हैं, अगर ये दोनों कैपिटल आर हैं, या सपोज़ करें कि कैपिटल टी हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कैसा जीन है, समयुग्मकी जीन है। इसमें लाल रंग का जो दोनों वैकल्पिक रूप हैं वो लाल ही प्रदर्शित करते हैं और इसमें लंबाई में भी दोनों लंबापन ही प्रदर्शित करते हैं। इस लक्षण को हम क्या कहेंगे, समयुग्मजी। सम का मीन्स इक्वल, बराबर, और युग्मज का मतलब यही दोनों तो आगे चलकर जब डिवाइड होंगे, इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यही तो युग्मक बनाएंगे। और युग्मक कैसे होते हैं, अगुणित, n से प्रदर्शित करते हैं इसको हम। तो यही जाकर, अगर आपको शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन याद होगा, जो हम लोगों ने मानव जनन के केस में पढ़ा था, तो उसमें भी यही प्रक्रिया थी कि किस तरह से जो है एक जनन कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अंत में हमको अगुणित या हैप्लॉइड युग्मक प्राप्त होते हैं। जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, वो अगुणित होता है। इस तरह से जो अंड होता है वो भी अगुणित होता है, और जब इनका आपस में निषेचन होता है तब हमें 2n यानी कि युग्मनज ज़ाइगोट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये पौधों के संबंध में है और वो हम लोगों ने मनुष्य के संदर्भ में पढ़ी थी। तो इसको हम समयुग्मजी के अलावा शुद्ध लक्षणी पौधा भी कहते हैं। यानी कि देखो ये बच्चों, ये कैपिटल आर है, यानी कि ये शुद्ध लाल रंग के ही पुष्प हमेशा इस पौधे पर उत्पन्न होंगे, और ये पौधा हमेशा
टी कैपिटल है, दोनों युग्मज ही इसके युग्मक, तो ये लंबा ही पौधा होगा। ये हमेशा इसकी जो संतति होंगी वो अगर इसी में स्वपरागण होता रहेगा, नया पौधा बनता रहेगा, इसी से बीज बनेगा, तो वो जो है नया, उसको जब हम बोएंगे तो उससे शुद्ध लंबा पौधा ही निकलेगा और उसमें लाल पुष्प ही निकलेंगे। अब आते हैं हम लोग विषम युग्मजी पे। विषम युग्मजी का मतलब हो गया कि जहाँ पर किसी लक्षण के जोड़े जो होंगे वो दोनों जीन भिन्न भिन्न हों, जैसे एक लंबा लक्षण हो और एक बौना लक्षण हो, तो इसी को हम अभी मैंने बताया इसको संकर भी कहते हैं या विषम युग्मजी भी कहते हैं। तो यहीं पर बच्चों डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है कि सम युग्मकी और विषम युग्मकी या शुद्ध लक्षणी पौधे या संकर पौधों में अंतर बताइए। तो यहाँ पर हम अंतर इस तरह से इनके जीन प्रारूप के द्वारा, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहाँ पर बच्चों एक बात ये है कि आप लोग इसको ये मत सोचिए कि हमेशा ये कैपिटल वाला ही समयुग्मज की होगा। इसका जो स्मॉल टी है, यानी कि जो शुद्ध बौना पौधा होगा उसमें भी स्मॉल टी एक साथ होंगे। यानी कि ये वाला पौधा, जैसे आपको ये ऐसे बताया था मैंने कि ये इस तरह से कैपिटल टी, तो ये शुद्ध लंबा पौधा हुआ। इसी तरह से जब यहाँ पर इसी तरह स्मॉल टी हो जाएगा तो ये चूँकि समान है इसलिए समयुग्मकी है, लेकिन कैसा है, शुद्ध बौना पौधा है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट लक्षण है प्रभावी लक्षण। जब हम इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और संकरण कराते हैं दो लक्षण वाले पौधों के बीच में, तो जो पहली पीढ़ी में लक्षण प्रकट हो जाता है, यानी कि जो उस संतानों में लक्षण हमें दिखाई पड़ता है, उसी लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी दोनों ही स्थितियों में प्रकट होता है। हो सकता है कि हमें जो नया पौधा पहली पीढ़ी का मिल रहा है वो कैपिटल टी जीनोटाइप दिखाए, या हो सकता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी जीनोटाइप दिखाए। इसी तरह से नेक्स्ट है अप्रभावी लक्षण। तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं प्रकट होता यानी छिपा हुआ रहता है, उसको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और ये लक्षण केवल समयुग्मज की स्थिति में ही प्रदर्शित होता है। इस स्थिति में दोनों जीन सुप्तावस्था में रहते हैं। जैसे कि बौना पौधा है स्मॉल टी, या सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है, जैसे कि हम जिसको हम स्मॉल टी आर का ही ये अप्रभावी है, तो यानी कि इसको हम कैपिटल आर से उसको स्मॉल आर बना देंगे। अब चूंकि ये लक्षण प्रकट नहीं होता है पहली पीढ़ी में, और यहाँ पर ये भी बताना आवश्यक है कि पहली पीढ़ी में, क्योंकि अभी जब हम मेंडल के नियम पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि ये लक्षण भी प्रकट होते हैं लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रकट होते हैं। तो यहाँ हमें ये बताना आवश्यक होगा कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण छुपे हुए रहते हैं, नहीं प्रकट होते हैं, उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं।